हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का चैप्टर नंबर 6, जिसका शीर्षक है चिट्ठी का सफ़र। सफ़र क्या होता है? यात्रा। और चिट्ठी का अर्थ क्या होता है? पत्र। मतलब पत्रों का सफ़र, पत्रों की यात्रा कैसी रही। मतलब पहले टाइम में चिट्ठी और पत्र जो थे, इनका महत्व जो था बहुत अधिक था। आजकल जैसे संचार के नए नए साधन आ चुके हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, फैक्स है, इंटरनेट है, लेकिन पहले पुराने समय में केवल चिट्ठी एकमात्र ऐसा साधन था जिसके द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था। तो चलिए इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि क्या था चिट्ठी का सफ़र। तो अपनी बुक में रीडिंग के लिए रेडी रहेंगे, हर वर्ड पे फिंगर होनी चाहिए और हर लाइन का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो रेडी प्लीज़। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बहुत ही बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है या नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है या नहीं आदि। यह प्रश्न, अब ये जो प्रश्न है यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। आपने अपनी इस उम्र में पत्र लिखा होगा और आपको इतना भी पता होगा कि ये पत्र अपने सही पते से और समय पर किस स्थान पर पहुंचाने हैं। ये सारी बातें किस पर निर्भर करती हैं कि चिट्ठी में हमने पता से ही लिखा है या नहीं, संदेश मतलब चिट्ठी किसके लिए लिखनी है और किसने लिखी है आदि। ये सब बातें, ये सब प्रश्न जो है हमारे मन में उठते हैं। फिर आगे क्या प्रश्न उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। मतलब चिट्ठी पर डाक टिकट जो होता है वो क्यों लगाया जाता है, क्यों जरूरी है। और फिर क्या प्रश्न उठता है कि पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। मतलब चिट्ठी पर सही पता लिखना क्यों जरूरी है, इसका क्या मतलब है। फिर ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, और स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों। मतलब चिट्ठी से मिलती जुलती इन बातों से हमारे मन में ये सब प्रश्न उठते हैं, और इनमें से कुछ प्रश्नों के जवाब तो हमारे पास शायद होंगे, लेकिन खास कर तुम में से उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक रखते हैं, उनमें से कुछ बच्चों के मन में ये ऐसे सवाल होते होंगे कि चिट्ठी में आखिर डाक टिकट क्यों लगाया जाता है और सही पता लिखने का क्या मतलब होता है। मतलब कुछ बच्चों के मन में ऐसे सवाल जरूर उठते होंगे। अब देखिए, अब ये 2 पत्र दे रखे हैं। एक में लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा। केवल ये एड्रेस लिखा हो, ये पता लिखा हो। और दूसरे पत्र में जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, स्थान का नाम और पूरा जो पता है उसमें दे रखा है, और उसके नीचे लास्ट में ये पिन कोड लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 6 अंकों का ये पिन कोड है जो लिखा हुआ है। मतलब एक चिट्ठी में केवल लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा, और एक चिट्ठी में पूरे का पूरा पता जो है वो लिखा गया है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो आगे, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो दोनों चिट्ठियों में जो अलग अलग पता दे रखा है, तो ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है, मतलब कैसे अलग है। एक पे तो केवल महात्मा गांधी जी का नाम लिखा हुआ है और एक में पूरा पता लिखा हुआ है। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा। केवल एड्रेस में ये लिखा हुआ है, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ। मतलब दूसरे लिफाफे पर पूरा मकान का एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ पे पत्र पहुँचाना है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम शहर के नाम के बाद लिखे अंक को, तो अंत में जो लिखा गया है वो क्या है? पिन कोड है। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि पिन कोड 6 अंकों का जो पिन कोड है वो लास्ट में
वो 6 अंकों का पिन कोड जब वो लिखा जाता है। तो शहर के नाम के बाद लिखे अंकों को क्या कहते हैं? पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है, मतलब हर स्थान का अपना अपना पिन कोड है। कितने नंबर अंकों का होता है? ये 6 अंकों का होता है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव और शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं, मिलते जुलते नेम हैं, और इस कारण पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान होता है जहाँ पे जाना हो, स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है। मतलब पिन कोड लिखने से यह पता चल जाता है कि कर्मचारी होते हैं, कार्य करने वाले कार्यकर्ता, जो डाक विभाग से संबंधित जो लोग होते हैं कर्मचारी, उनको ये बात पता चल जाती है कि ये पत्र कहाँ पहुँचाना है। गंतव्य स्थान होता है पहुँचाने का स्थान, और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। मतलब पिन कोड से यह पता चल जाता है कि पत्र किस स्थान पर पहुंचाया जाए, इसलिए कर्मचारियों को इस काम में मदद मिलती है और पत्र जल्दी से अलग किए जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से शुरू की थी। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को। किसने की थी? डाक तार विभाग ने। किस नाम से? पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड, फर्क सिर्फ पिन कोड का नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। मतलब केवल पिन कोड का मतलब नहीं है कि केवल गांधी जी के पत्रों में पिन कोड नहीं लिखा था और दूसरे पत्रों में पिन कोड लिखा जाता था। केवल पिन कोड का ही अंतर नहीं है, मतलब समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे डाक व्यवस्था में बहुत बदलाव और विकास होता रहा। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित। धीरे धीरे पहले संदेश कबूतरों के द्वारा पहुंचाया जाता था और बाद में जो डाकिये थे वो डाकिये डाक के द्वारा संदेश पहुंचाने। जब परिवहन के साधन नहीं थे, मतलब रेलगाड़ी, बस आदि की जो मात्रा थी बहुत कम थी, तब जो हरकारे क्या थे? डाकिये। तब वे इंसान, मतलब वे डाकिये जो पैदल ही पहुंचकर जाकर एक दूसरे की चिट्ठी संदेश पहुंचाने का काम करते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। मतलब जो राजा महाराजा थे, पैसे वाले थे, उनके पास तो घोड़े हाथी थे और घोड़े हाथियों पर जाकर हरकारे मतलब डाकिये अपना काम करते थे। इन हरकारों को अलग अलग स्थानों पर जाकर डाक पहुंचानी पड़ती थी और डाक ही नहीं पहुंचानी पड़ती थी, इनको डाक की रक्षा भी करनी पड़ती थी। पैदल डाकिये होते थे, हरकारे होते थे, उनको पैदल जाकर डाक पहुंचानी पड़ती थी और रास्ते में उन्हें डाकू, लुटेरों और जंगली जानवरों का भी डर रहता था कि कहीं वे उनकी चपेट में न आ जाएं, और इसलिए उनको अपनी डाक की रक्षा भी करनी पड़ती थी और जान का भी खतरा उन पर बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। आज के समय में हालांकि हमारे संचार के साधन बहुत विकसित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां दुर्गम, मतलब बहुत पहाड़ी, ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे परिवहन के साधन नहीं जा सकते, तो वहाँ आज भी जो हरकारे हैं, डाकिये हैं, वे पैदल जाकर अपना संदेश जो है वो उनका संदेश पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। मतलब जम्मू कश्मीर में लद्दाख एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पदम नामक जैसी कई जगह हैं जहाँ पे मतलब बहुत दुर्गम स्थान है, जहाँ पे पहुँचना बहुत कठिन होता है, फिर भी हमारे हरकारे जो है वहाँ जाकर डाक पहुँचाते। आज के समय में तो संदेश भेजने के कई साधन उपलब्ध हो चुके हैं, कई चीज़ों का विकास हो चुका है और डाक बांटने के लिए हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और कई साधन जो है प्रयोग में लिए जाते हैं।
डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। मतलब डाक विभाग क्या काम करता है, पत्रों के साथ साथ मनी ऑर्डर भी कर रहा है, ईमेल भी और बधाई कार्ड भी आदि जो है ये सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही है। किसके द्वारा? डाक विभाग के द्वारा। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। मतलब पहले समय में जैसे कबूतरों के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था, धीरे धीरे परिवहन के साधनों का विकास हुआ और फिर हवाई जहाज, मतलब ऐसी सेवाएं जो थी वो डाक सेवाओं से जुड़ती गई। और ये जो चिट्ठियों का सफ़र है ये बहुत दिलचस्प रहा, मतलब मन को अच्छा लगा। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। मतलब ये बात हैरान कर देती है कि क्या एक कबूतर जैसा पक्षी भी संदेशवाहक मतलब समाचार कैसे पहुंचा सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती है, प्रजातियां थी मतलब अलग अलग तरह की जातियां होती है उनकी, और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। मतलब हर कबूतर जो है वो संदेश लाने या ले जाने का काम नहीं कर सकता। ये अलग अलग तरह की जातियां होती हैं इनमें भी, और कुछ कबूतरों की ऐसी जातियां आती है, प्रजातियां होती हैं जो ऐसा काम करते हैं और करते रहे हैं, जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। प्रशिक्षित क्या होता है? उनको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, शिक्षा दी जाती है, शिक्षित किया जाता है कि कैसे डाक जो है कैसे संदेश पहुंचाना है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेते हैं? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। फिर वो प्रवास क्या होते हैं? दूसरे देशों में रहने वाले जो पक्षी हैं, सोचो कि वे कैसे, जहाँ भी उनको सैकड़ों मील दूर मतलब जाना हो संदेश लेके, फिर भी वो जाते हैं और कैसे वो ये दूरी तय करते हैं, ये सोचने का विषय है। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। मतलब जो उड़ीसा की पुलिस है खास तौर पर, मतलब विशेष तौर पर हुमर, ये एक प्रजाति है कबूतरों की, इन कबूतरों के द्वारा का प्रयोग जो है, इस्तेमाल होता है प्रयोग, इन हुमर कबूतरों का प्रयोग जो है राज्य के कई दुर्गम इलाके क्या होते हैं? ऐसे स्थान जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। ये इन हुमर कबूतरों का प्रयोग किसके लिए कर रही है? दुर्गम स्थानों पे संदेश पहुंचाने के लिए। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर जो है बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। मतलब कानून व्यवस्था के लिए या कभी संकट की स्थिति हो तो ऐसे अवसरों पर ये संदेश पहुंचाने के लिए कबूतर जो है ये बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा क्या होती है? बहुत सस्ती होती है और उन पर खास खर्च भी नहीं आता। कबूतरों की जो ये संदेश सेवा है वो सबसे सस्ती मानी गई है क्योंकि उनको प्रशिक्षित करने में ज़्यादा खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है। 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। मतलब जब कोई खास मतलब संदेश होता है, समाचार होता है तो भेजना हो तो क्या करते हैं? दुर्गम स्थानों पे 2 कबूतरों को भेजा जाता है कि यदि अगर कोई बाज या कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि एक कबूतर किसी अनहोनी के कारण उसको कोई नुकसान हो भी जाए तो दूसरा कबूतर संदेश जो है वो पहुंचा सके। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। तो इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। मतलब इन कबूतरों की कहानी एक पुस्तक में दी गई है जो अंग्रेजी में है और किताब का नाम क्या है? ग्रे नेक। तो ये पुस्तक का नाम क्या है? ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों न नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। कवि तो लेखक क्या कहना चाहते हैं?
तो लेखक कहना चाहता है कि अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों न नेशनल बुक ट्रस्ट को, मतलब नेशनल बुक, इसका क्या मतलब है, जो राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट है, जो संस्था है, उसको एक पत्र लिखो कि वे इस किताब को, कौन सी किताब को, ग्रे ने की ये पुस्तक है, इसको हिंदी में भी छापे। और यह रहा उनका पता, और उनका एड्रेस क्या है, जिस संस्था को हमने पत्र लिखना है उनका एड्रेस क्या है, नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज 11 वसंत कुंज नई दिल्ली, और पिन कोड क्या है 110070 है। तो ये है चिट्ठियों का सफ़र, कि कैसे पहले चिट्ठियाँ लिखी जाती थी और कैसे संदेश पहुंचाया जाता था। पोस्ट ऑफिस के बाहर लगा होता है ये डिब्बा, इसमें चिट्ठियाँ डाली जाती हैं, और इसमें से कर्मचारी, ये है लोग, यहाँ लोग लगा होता है, और इसमें से चिट्ठियाँ निकाली जाती हैं, और जो कर्मचारी होती हैं उस पे पिन कोड के हिसाब से चिट्ठियों को अलग अलग करके उनको क्रम वाइज रखते हैं, और जो पत्र जिस स्थान पर पहुंचाना होता है तो डाकी की सहायता से वहाँ उचित स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो ये है चिट्ठियों का सफ़र। तो आप दोबारा से इस चैप्टर को रीड करेंगे और समझेंगे कि पहले समय में और आज के समय में क्या अंतर है, और अपने दादी दादाजी से, अपनी मम्मी पापा से पत्रों के बारे में, अब पुराने समय में वो भी चिट्ठियाँ लिखते थे तो उनसे भी इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे।